Hello friends, welcome to SS Bar, the Legal Bar YouTube channel. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको हम डील कर रहे थे। तो बेसिक डिटेल्स, टोटल चैप्टर्स हैं आपके 8 चैप्टर्स हैं, जिसको हमने याद किया था PNRRIDRS, PNRRIDRS, P फॉर प्रिलिमिनरी, N फॉर नेचर ऑफ पार्टनरशिप, R रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, और एक और आर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। देन आई इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। देन डी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो PNRID, लास्ट में है RS, R से रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, S से सप्लीमेंटल प्रोविज़न। तो 1 to 3 तक प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं, 2 में है 4 to 8, चैप्टर 3 में है 9 to 17, और चैप्टर 4 में है 18 to 30, 5 में है 31 से 38, 6 में है चैप्टर 6 में है 39 से 55, देन 56 से 71, तो 72 से 74, 73 रिपील्ड है। तो शेड्यूल गिवन है, मैक्सिमम फीस और शेड्यूल सेकंड रिपील्ड है, इसमें थी इनैक्टमेंट रिपील्ड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट नंबर 9 है, असेंट डेट 8 अप्रैल 1932 है। प्रेमबल में 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, डिफाइन और अमेंड करना। चैप्टर 1 में हमने देखा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। इस एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अप्लीकेबिलिटी ऑल ऑफ इंडिया पे, और इन्फोर्समेंट की डेट है 1 अक्टूबर 1932। सेक्शन 69 की इन्फोर्समेंट डेट है 1 अक्टूबर 1933। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थी, ए में एक्ट ऑफ फर्म, बी में बिजनेस, डी में थर्ड पार्टी, ई में एक्सप्रेशन यूज्ड यहाँ पे बट डिफाइन नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है तो सेम मीनिंग रहेगा। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9, यानी बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ये बताया है इसमें। देन आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सेक्शन 4 है, इसमें डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या, फर्म नेम। पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट नहीं होगी, 5 बताता है। 6 में मोड बताया हुआ है ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कौन पार्टनर नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन 2 में बेसिकली बताया हुआ है। 7 में पार्टनरशिप एट विल है, जिसकी कोई ड्यूरेशन नहीं, जिस पार्टनरशिप की या कोई टाइम नहीं फिक्स, डिटर्मिनेशन का कोई मोड नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। 8 में पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जो पर्टिकुलरली किसी एडवेंचर के लिए है या अंडरटेकिंग के लिए है। आज डील करेंगे चैप्टर 3 को, जिसमें रिलेशंस बताया हुआ है पार्टनर्स के बीच में कैसा रहेगा, टू वन अनदर। तो बेसिकली इसमें 9 to 17 तक, 9 से 17 तक आपके प्रोविज़न है। बात करें कुछ ड्यूटीज़ होती है पार्टनर्स के बीच में, तो जनरल ड्यूटीज़ क्या रहेंगी वो सेक्शन 9 में बताई है। 10 में ड्यूटी बताई है इंडेमनीफाई करने के बारे में, अगर कोई लॉस कर दिया जाता है पार्टनर के फ्रॉड के द्वारा। 11 में सिंपली इतना बताया है कि जो राइट्स या ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की वो खुद डिसाइड कर सकते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस कैसे चलेगा, उसका कंडक्ट कैसे रहेगा, सेक्शन 12 में बताया है। और 13 में फिर म्यूचुअल राइट्स लाइबिलिटीज़ बता दी हैं। 9 में तो जनरल ड्यूटीज़ बताई थी, 13 में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताई हैं। 14 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के रिगार्डिंग। 15 में है कि जो 14 की जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं उसकी कैसे अप्लाई करोगे। 16 में पर्सनल प्रॉफिट्स अगर अर्न करेंगे पार्टनर्स तो क्या उसका स्टेटस रहेगा। 17 बात करता है अगेन राइट्स ड्यूटीज़ की, बट अगर कुछ चेंज है पार्टनरशिप में तब के बारे में। तो इतना प्रोविज़न इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो बेयर एक्ट की प्रोविज़न जो है, जो इनकी लैंग्वेज है, उनको देखते हैं। सेक्शन 9, पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो कोई भी चीज़ बिना राइट्स के, लाइबिलिटीज़ के, ड्यूटीज़ के नहीं होती है। तो वही है, यहाँ पे जनरल ड्यूटीज़ बताइए पार्टनर्स की क्या रहेंगी। तो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative.
तो ये सेक्शन बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनर्स बिजनेस कैरी कर रहे हैं फर्म का, तो उनको क्या क्या ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी। तो पहला है कि उनको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्म है उसका एडवांटेज हो, तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सभी को फ़ायदा पहुँचे। दूसरा, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, जो भी काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर उसमें फेथफुल रहें, जस्ट एंड फेथफुल रहें। थर्ड है टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, जो कुछ भी उनका लेखा जोखा है, अकाउंट्स है, उसके प्रति भी वो ईमानदारी रखे। टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी दें, टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी थिंग्स, उन सारी चीज़ों की जो फर्म को अफेक्ट कर रही है या किसी पार्टनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को अफेक्ट करती है। तो ये जनरल ड्यूटीज़ हो गई। 10 में ड्यूटी बताई हुई है टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ट बाय फ्रॉड। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, प्रत्येक पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा, यानी कि जो लॉस कर रहा है उसकी भरपाई करेगा। द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड, उसने अगर कोई फ्रॉड कमिट किया और उससे बिजनेस के, जो फर्म का बिजनेस है उसके कंडक्ट में उसने कोई फ्रॉड कमिट किया था और उससे लॉस हो गया, तो उस चीज़ को वो इंडेमनीफाई करेगा। तो 9 में जनरल ड्यूटीज़ देखी। जनरल ड्यूटीज़ 4 ड्यूटी बता दी है। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जस्ट फेथफुल, ट्रू अकाउंट वाली, फुल इंफॉर्मेशन वाली। और 10 में है कि लॉस कमिट हुआ है फ्रॉड से उसके, तो इंडेमनीफाई करने की ड्यूटी। 11 में सिंपली बताया है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, agreement in restraint of trade, subject to the provision of this act, and mutual rights and duties of the partners of the firm may be determined by contract between the partners। तो पहली बात थी सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट के प्रोविजंस के अधीन होते हुए, यानी कि जो इसमें बातें हैं वो तो अप्लीकेबल रहेगी, बट उसके अलावा जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की, वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्ट between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing। जैसे बिजनेस होता है उसमें डेली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे डील करते हैं, कुछ कस्टम्स के हिसाब से भी डीलिंग होती है, सारी चीज़ें रिटर्न नहीं है, तो कोर्स ऑफ डीलिंग उनका कैसा है उससे भी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली हो सकती है चीज़ें। तो यानी बेसिकली इतना बताया कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो पार्टनर्स की रहेगी वो इस एक्ट के तहत तो है ही है, बाकी पार्टनर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैरिड बाय कंसेंट, अगर कुछ चेंज करना है तो सभी पार्टनर्स आपस में सहमति करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है। बट एक चीज़ है, जैसे सेक्शन 27 रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रहता, वॉइड होता है अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, बट यहाँ पे इसको इसकी सेकंड क्लोज में कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। तो यहाँ पर आपने उसका जो राइट टू बिजनेस या राइट टू प्रोफेशन है उस पर क्या लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो ये रेस्ट्रिक्शन कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो सेम बिजनेस नहीं कर सकता जो पार्टनर जिस फर्म में है, जो फर्म का बिजनेस चल रहा है उसके साथ में। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट, यानी कि जो कुछ 27 में लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अगर आपने एग्रीमेंट किया इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वो वॉइड होगा, तो उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो यहाँ पे वैलिड रहेगा, तो मतलब ये वाला बिजनेस वो नहीं कैरी कर पाएगा। तो 11 में हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। तो बेसिकली जो 27 है वो कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, वॉइड होता है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन वी कैन से दैट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स कैन बी मेड प्रोवाइडिंग दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म इन विच ही वाज अ पार्टनर। ट्वेल्व बात करता है द कंडक्ट ऑफ बिजनेस की।
तो जनरली जो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की वो डिपेंड करती है एग्रीमेंट पे, बट वो चाहे तो अपना एग्रीमेंट में ही कुछ राइट्स हैं जो कन्फर कर सकते हैं। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा चलेगा, तो वही इसमें बताई हुई है सेक्शन 12 में। सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, आप कॉन्टैक्ट करके जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पहले तो वो उसका राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे जो भी बिजनेस चल रहा है उसके अंदर में। दूसरा, जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं उस बिज़नेस को करते हुए उनको वो निभाए अच्छे से, डिलीजेंटली अटेंड करे। या फिर अगर कोई डिफरेंस अराइज हो जा रहा है एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस में, मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा वो डिसाइड, जो भी डिफरेंस अराइज हो रहा है उसको डिसाइड किया जाए। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट, और प्रत्येक पार्टनर को राइट रहेगा अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, अपनी राय रखने का, अपना विचार व्यक्त करने का, बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, जब मैटर डिसाइड होना है तब। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है उसको ध्यान में रखा गया है कि अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो सभी पार्टनर्स मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे जो प्रत्येक पार्टनर है उसकी ड्यूटी, उसका राइट रहेगा कि वो अपने ओपिनियन को, अपने विचार को व्यक्त कर पाए। राइट टू स्पीच यहाँ पे दिया गया है उसको। साथ में अगर कोई चेंज करना है बिजनेस के नेचर में तो वो सबकी कंसेंट के साथ ही हो पाएगा। फोर्थ इम्पोर्टेंट राइट दिया गया है, प्रत्येक पार्टनर को राइट है टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, कि वो एक्सेस करे, इंस्पेक्ट करे, कॉपी भी कर सकता है किसकी, बुक्स ऑफ द फर्म की। तो जो बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस द कंडक्ट ऑफ द बिज़नेस में ये 4 बातें हैं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे और बातें भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, और चीज़ें भी। बट राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म रहेगा, जो भी पार्टनर है उसका राइट टू बी कंसल्टेड रहेगा इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी, बट इन केस ऑफ डिफरेंस अराइजेज अमंग देम that will be decided by the majority, and every partner have a right to express his opinion before the matter is decided. थर्ड बता दिया कि जो नेचर है बिजनेस का that cannot be changed unless all the partners have consented for that. फोर्थ बता दिया कि जो राइट है टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट टू कॉपी एनी बुक्स ऑफ द फर्म एंड नॉट ओनली अकाउंट बुक। इसके अलावा जो भी 4 बातें तो ये बता दिए, फिर भी जो पार्टनर्स हैं दे आर अंडर ओब्लिगेशन टू अटेंड डिलीजेंटली टू देयर ड्यूटीज़ इन द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो ये सब 4-5 बातें इसमें हो गई। तो हमने 9 में देखा जनरल ड्यूटीज़, अब देख रहे हैं हम म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। वहाँ ड्यूटीज़ हो गई, ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो म्यूचुअल राइट्स क्या रहेंगे, लाइबिलिटीज़ क्या रहेगी पार्टनर्स की, और जैसे कि चैप्टर का नाम था रिलेशंस, देख रहे हैं हम टू वन अनदर, पार्टनर्स का पार्टनर्स के प्रति क्या रहेगा रिलेशन। तो इसमें भी सेम चीज़ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फर्स्ट वन। सेकेंड इज दैट पार्टनर्स आर entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. A partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, he is entitled to interest thereon at the rate of 6%. This is important, per annum. Next, the firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Next, a partner shall indemnify in the firm for any loss caused by his willful neglect in the conduct of business. तो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स लाइबिलिटीज़ बताए हैं। फर्स्ट तो यही बताया कि अगर वो पार्टनर है
सिर्फ इसी बात से कि भाई वो पार्टनर है तो उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, किस लिए, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड बताया है कि जो पार्टनर्स है वो अनटाइटल्ड रहेंगे इक्वली, और जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है या जो भी लॉस सस्टेन किया गया है उनके द्वारा तो इक्वली होंगे, प्रॉफिट भी उनका और लॉस में भी उनका कंट्रीब्यूशन। अगर थर्ड में जो बताया है कि जहाँ पे पार्टनर एंटाइटल्ड रहेगा इंटरेस्ट को किस पे, अगर उसने कोई कैपिटल सब्सक्राइब की है, उसने कोई अपनी जमा पूंजी लगाई है तो उसको इंटरेस्ट के साथ में, मतलब उसको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स होंगे उसी से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे, अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है या कोई एडवांस देता है अपनी लिमिटेड कैपिटल के बियॉन्ड जाके, यानी जितना लगाना था उससे ज़्यादा उसने अगर पेमेंट दिया है या कोई एडवांस किया है तो उसको वो इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। इंटरेस्ट कितना रहेगा, 6% पर एनम। ई में बताया हुआ है कि जो पार्टनर होगा वो एंटाइटल्ड होगा भाई उसको इंडैमनीफाई किया जाए, जो पेमेंट्स उसने की है या कोई जो लाइबिलिटी इनकर्ड करी थी उसने, या तो ऑर्डिनरी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के टाइम पे, या फिर उसने इमरजेंसी में अगर कोई लॉस हुआ है फर्म को तब उसने हेल्प करी, तो इन चीज़ों के लिए उसको इंडैमनिफिकेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट बताते हैं सेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो इसमें सिंपली बताया हुआ है कि सब्जेक्ट टू द, ये लाइन तो देखो आप हर जगह, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो ये तो उसकी तरह हो गया, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दी दिस। तो वही, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है तो बात अलग है ना, तो जनरल प्रिंसिपल ये रहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसके अंदर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारे राइट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में जो ओरिजिनली कब लाई गई, ब्रोट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, फर्म के स्टॉक में ब्रोट की गई और एक्वायर की गई या परचेज या अदरवाइज जैसे भी है, बाय और फॉर द फर्म, जो सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए है, और फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कि भाई हम उसको फर्म के लिए यूज़ करेंगे, अपना जो भी पार्टनरशिप फर्म बनाई है बिजनेस कैरी करेंगे, तो मतलब उस नाम से वो चीज़ ली। एंड इंक्लूड्स ऑल्सो, जो गुडविल है बिजनेस की वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी फर्म की, अनलेस द कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स, अगर कोई कंट्रारी इंटेंशन है तब बात अलग होगी, ना तो प्रॉपर्टी और जो राइट्स है और इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म, फर्म के पैसों से आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो फर्म की ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया कि जो फर्म है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि वर्ड इंक्लूड यूज़ हो रहा है। तो अब इसकी एप्लीकेशन 15 में बता दी है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जो प्रॉपर्टी है फर्म की शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस, भाई काम के लिए फर्म के लिए आपने प्रॉपर्टी ली है तो आपको उसी के लिए यूज़ करनी होगी, इसके अलावा आप इसका पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 14-15 डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। अब 16 बात करता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आप पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तब आपकी यहाँ पे क्या लाइबिलिटी रहेगी। पहली बात तो जो भी पार्टनर है, सब्जेक्ट ये हो गया, इफ़ अ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ फॉर, चलो इससे पहले जनरल तो यही कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है या तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे, सिर्फ फर्म के लिए यूज़ करोगे तो स्ट्रिक्टली सोलली जो बिजनेस है उसी के लिए आप यूज़ करोगे। बट फिर भी अगर कोई पार्टनर जॉइंट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता है प्राइवेट पर्पस के लिए तब उसको उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, देन he shall account for that profit and
पे इट टू द फर्म, पे इट, ओके चलो कंप्लीट। हाँ, इफ़ अ पार्टनर ड्राइव्स एनी प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, काम काज जो भी हो रहे हैं उसके अंदर में अगर वो अपना पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है, या फिर फ्रॉम द यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज़ करके फर्म की, और बिजनेस, ठीक है, कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, मतलब जहाँ पे फर्म इन्वॉल्व है, तो ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। तो पहले तो उसकी जवाबदेही बनेगी, बताएगा कि भाई जो प्रॉफिट उसको आया है कैसे क्या कुछ, फिर अगर वो ऐसे ही निकला, फर्म का ही से ही निकला, तो उसको पे भी करना होगा। इसके अलावा एक हमने अभी क्लोज पढ़ी थी कि उसकी ड्यूटी है कि वो जो बिजनेस फर्म का चल रहा है उसके साइड बाय साइड अपना बिजनेस उसी नाम से ना करे। तो इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, उसी नेचर का, एज एंड कम्पीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, तो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है अपनी, जैसे आजकल अपने देश में चल रही है, तो वही चीज़ है, एक यूथ की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, तो सीजेपी की तरह ही लाइक। तो अगर पार्टनर कैरी कर रहा है बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, तो ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। बट इसमें क्या है कि जो फर्म है उसके साथ में, यहाँ पे तो खैर सेपरेट है, डोंट टेक इट अदरवाइज, चले आगे। तो यहाँ पे इसको उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ये तो पर्सनल प्रॉफिट्स उसने गेन करे हैं। अब हमने 13 में म्यूचुअल राइट्स लाइबिलिटीज़ पढ़े थे, है ना, क्या रहेगी, रेम्युनरेशन नहीं लेगा सिर्फ इस वजह से कि वो पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वल शेयर करेगा तो कंट्रीब्यूशन भी इक्वल रहेगा, कैपिटल उसने कुछ लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या कोई पेमेंट है एडवांस किया है तो वो मिलेगा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट उस पर इंडैमनीफाई करेगा। अगर कुछ पेमेंट लाइबिलिटीज़ जो उसने की है फॉर्म उसको इंडैमनीफाई करेगी, उसने अगर कुछ लगाया इमरजेंसी में कुछ हेल्प करी है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। अब 17 में हम पढ़ेंगे राइट्स ड्यूटीज पार्टनर की आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म एंड वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। इसमें सिंपली सिर्फ इतना याद रखना कि अगर चेंज हो गया फर्म में कुछ, चाहे वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है, वेर ए चेंज अक्कर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स की इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन्स द सेम, जो जैसे पहले चेंज से पहले थी तो उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ सेम रहेंगे। या फिर फिक्स टर्म के लिए थी और वो वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ठीक है, तब भी उनकी राइट जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ से सेम रहेंगे। या फिर फर्म जो कॉन्स्टिट्यूट की थी हमने कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर के लिए, अंडरटेकिंग के लिए, तब भी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम। बस जो मतलब बात याद रखने वाली है, पहला तो यही है कि चेंज आया है फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टनर्स बढ़ा दिए, हटा दिए, ऐसा कुछ। या फिर फर्म जो है फिक्स टर्म के लिए थी, लेकिन जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये वाली कैरी आउट वन और या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, तो इन केसेस में भी सेम रहनी है। तो यहाँ तक होता है हमारा 17 तक चैप्टर 3 कंप्लीट। तो ये बेसिकली सेक्शन 17 है, 3 ग्राउंड बताता है। तो यानी कि कोई चेंज आया है उससे म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज़ जो पार्टीज़ की हैं वो अफेक्ट नहीं होगी। पहला चेंज किस में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। दूसरा चेंज है कि फर्म फिक्स टर्म के लिए थी बट फिर भी कंटिन्यू कर रही है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। थर्ड है कि फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बट कैरीज आउट अदर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तब भी। बट एक बात याद रखनी है जो कि स्टार्टिंग में ही है, पिछले 3-4 सेक्शंस में हम पढ़ते जा रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। बट जो ये बात हम कर रहे हैं, दिस प्रोविज़न एंड द जो सर्कमस्टांसिस यहाँ बताई है नमरेटेड इन दी प्रोविजंस आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ तक होता है चैप्टर 3 कंप्लीट। अब है चैप्टर 4 18 to 30, तो उसको यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूले। थैंक यू सो मच।